इमेजिन कीजिए, मतलब एक पल के लिए सोचिए कि आप किसी बेहद सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाले मिलिट्री बेस के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैंड पियानो चुपचाप खिसकाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और वो भी ऐसे कि किसी संतरी, किसी कैमरे या किसी रडार की नजर आप पर ना पड़े। अब जरा सोचिए कि आपने ये काम एक बार नहीं बल्कि 11 बार किया। बाप रे। सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट लगता है ना, लेकिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ठीक ऐसा ही हुआ। बस फर्क ये था कि वो कोई पियानो नहीं था, बल्कि 300 किलो से ज्यादा का हाई ग्रेड विस्फोटक था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तब हुआ जब हमारे इंटेलिजेंस के पास मतलब एक दो नहीं बल्कि 11 अलग-अलग चेतावनी आ चुकी थी। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं, जैसे न्यूज रिपोर्ट्स, विकिपीडिया और सरकारी बयान, उनके आधार पर हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि 14 फरवरी को क्या हुआ था। हाँ, हम इस घटना की तह तक जाएंगे। एग्जैक्टली। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर आखिर कैसे हुआ, और इस एक घटना ने मतलब कैसे मॉडर्न वॉरफेयर और जियोपॉलिटिक्स के नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उस दिन के जमीनी हालात से शुरू करते हैं। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। हाँ, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसे NH-44 भी कहते हैं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उस दिन मौसम बहुत ही ठंडा और खराब था। भारी बर्फबारी की वजह से यह हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा था। और देखिए, मौसम का ये खराब होना ही वो पहला ट्रिगर था जिसने एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन की शुरुआत की। वो कैसे? जब हाईवे 2 दिन बंद रहता है ना, तो ट्रांजिट कैंप्स में जवानों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। रसद और मूवमेंट का एक बहुत बड़ा बैकलॉग बन जाता है। अच्छा, तो उस बैकलॉग को क्लियर करना जरूरी हो गया था। बिल्कुल। इसी को क्लियर करने के लिए 14 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे जम्मू से 78 गाड़ियों का एक बहुत विशाल काफिला निकला। इस काफिले में 2500 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान सफर कर रहे थे। 2500 से ज्यादा, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए या स्थानीय पुलिस की मदद करने के लिए ये एक रूटीन मूवमेंट ही था। मूवमेंट रूटीन था, जवानों के हौसले भी हमेशा की तरह मजबूत थे। लेकिन सच कहूं तो ये काफिला एक बहुत बड़ा और आसान टारगेट बन चुका था। दुर्भाग्य से। हाँ। दोपहर के करीब 3:30 हो रहे थे। लेथपोरा, जो कि अवंतीपुरा के पास है, वहां हाईवे पर काफिला गुजर ही रहा था कि अचानक सड़क की दूसरी तरफ से एक एसयूवी तेजी से आती है और सीआरपीएफ की एक बस से सीधे टकरा जाती है। और तभी वो भयानक धमाका होता है। हाँ, धमाका इतना जोरदार था कि कई बसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पूरी बस के परखच्चे उड़ गए। इस एक पल ने पूरे इलाके को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में भारत ने अपने 40 वीर जवान खो दिए। 40 जवान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से आए जवान उस दिन शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत ही पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली थी। उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया था। हाँ, वो वीडियो मैंने भी देखा था। उसमें वो हमलावर था ना? जी, आदिल अहमद डार, एक 22 साल का स्थानीय कश्मीरी युवा जो कुछ ही समय पहले जैश में शामिल हुआ था। यहीं पर मुझे वो पियानो वाली बात याद आती है। मतलब एक 22 साल का लड़का, 300 किलो विस्फोटक, जिसमें बताया जाता है कि 80 किलो तो हाई ग्रेड RDX और अमोनियम नाइट्रेट था। बिल्कुल। वो इसे लेकर इतने सुरक्षित हाईवे तक पहुंच कैसे गया? मतलब RDX कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आप किसी भी लोकल हार्डवेयर स्टोर से जाकर खरीद लें। देखिए, यहीं पर सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल एक्सपोज होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में ये साफ हुआ कि ये जो पियानो है ना, ये एक बार में नहीं लाया गया था। अच्छा, तो टुकड़ों में आया था। हाँ, लोकल टेरर नेटवर्क इतना अंदर तक फैला हुआ था कि उन्होंने इस विस्फोटक को महीनों तक थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया। RDX जैसी हाई ग्रेड चीज को बॉर्डर पार से स्मगल किया गया। और बाकी चीजें? अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजों को कश्मीर की ही अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट से चुराया गया। फिर इसे अलग अलग सुरक्षित ठिकानों पर रखा गया और एन मौके पर उस गाड़ी में असेंबल किया गया। मतलब इंटेलिजेंस को जो 11 इनपुट्स मिल रहे थे वो किसी एक बड़ी घटना के नहीं बल्कि शायद छोटे छोटे टुकड़ों के थे, जिन्हें एक बड़ी तस्वीर में जोड़ना मुश्किल हो रहा था। सही कहा। हालांकि जैश ने तो अफगानिस्तान में हुए एक सुसाइड अटैक का वीडियो भी शेयर किया था, जो कश्मीर में ऐसे ही हमले का एक सीधा सिग्नल था। इन चेतावनियों के बावजूद जवानों को एयरलिफ्ट करने के बजाय इतने बड़े काफिले में सड़क के रास्ते से भेजना, ये एक ऐसी चूक थी जिसने हमारी सुरक्षा ग्रिड की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। और इसका असर बहुत गहरा था। बिल्कुल। जब वो तिरंगे में लिपटे
40 पार्थिव शरीर अलग अलग राज्यों में उनके घरों तक पहुंचे तो पूरा देश जैसे शोक में डूब गया था। हर भारतीय की आंखें नम थी। कोई किसी का बेटा था, कोई पिता तो कोई भाई। हाँ, लेकिन उस वक्त सबसे पहले वे भारत माँ के सच्चे सिपाही थे। जब वे घर पहुंचे तो आसमान भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहें के नारों से गूंज रहा था। लोगों के दिलों में गर्व था, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा भी था। और ये गुस्सा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, पूरे देश में कैंडल मार्च निकाले गए। हाँ, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बहुत अलग तरह का रिएक्शन देखने को मिला। वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैचों और पाकिस्तानी फिल्मों या कलाकारों के बाइकॉट की मांग आग की तरह फैलने लगी। देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया। हालांकि ये भी सच है कि कई भारतीयों ने उन्हीं कश्मीरी छात्रों को अपने घरों में शरण भी दी थी। बिल्कुल, वो एक पॉजिटिव बात थी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जब हम गुस्से में क्रिकेट मैचों या फिल्मों का बहिष्कार करते हैं तो क्या इससे किसी आतंकी संगठन के नेटवर्क पर सच में कोई फर्क पड़ता है, या फिर ये सिर्फ एक शोक संतप्त समाज का अपने दर्द को कम करने का एक तरीका मात्र है? देखिए, साइकोलॉजिकल नजरिए से बात करूं तो इसे कथारसिस कहते हैं, यानी भावनाओं का शुद्धिकरण। हाँ, कथारसिस। हाँ, जब एक आम नागरिक मिलिट्री में नहीं होता, वो सीधा बॉर्डर पर जाके लड़ नहीं सकता, तो वो अपनी बेबसी और गुस्से को उन चीजों पर निकालता है जो उसके कंट्रोल में है, जैसे टीवी का रिमोट या सिनेमा की टिकट। तो क्या इससे लश्कर या जैश की फंडिंग रुकती है? नहीं, आतंकवादियों को पैसा फिल्मों की रॉयल्टी से नहीं मिलता। तो फिर इसका फायदा क्या है? एक हद तक ये बस मन की शांति है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल असर भी होता है। ये पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर को डैमेज करता है। दुनिया को ये मैसेज जाता है कि आतंकवाद और नॉर्मल रिश्ते एक साथ नहीं चल सकते। समझ रहा हूं। हालांकि असली कूटनीतिक प्रहार तो सरकार कर रही थी ना? बिल्कुल। भारत ने तुरंत पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया, जिसे MFN कहते हैं। ये MFN का कंसेप्ट थोड़ा समझाएंगी? सुनने में तो ये लगता है कि हम किसी देश को कोई बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ, नाम से ऐसा ही लगता है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के तहत ये दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि दो देश व्यापार में एक दूसरे के साथ भेदभाव न करें। अच्छा। भारत ने 1996 में पाकिस्तान को ये दर्जा दिया था। जब भारत ने इसे छीना तो इसका सीधा मतलब था कि अब हम पाकिस्तान से आने वाले सामान पर अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकते हैं। और भारत ने ड्यूटी बढ़ा दी? हाँ, भारत ने तुरंत कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी। इससे पाकिस्तान से होने वाला आयात रातों रात लगभग खत्म ही हो गया। उनकी इकोनॉमी पर भारी चोट पड़ी। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ देश की जनता सड़कों पर थी और कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे थे, वहीं सरकार और सेना एक ऐसे कड़े जवाब की तैयारी कर रहे थे जो 1971 के बाद से कभी नहीं देखा गया था। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। हाँ, हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 के तड़के सब कुछ बदल गया। ऑपरेशन बंदर शुरू हुआ। 2 परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच दूसरे देश की सीमा में जाकर फाइटर जेट से बमबारी करना, ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। बिल्कुल। 1971 के बाद ये पहली बार था जब भारतीय लड़ाकू विमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पार की। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप पर स्पाइस 2000 बॉम्ब गिराए। ये जो स्पाइस 2000 बॉम्ब्स हैं, ये कोई नॉर्मल बॉम्ब तो नहीं थे ना, जो बस गिरे और हर तरफ गड्ढे कर दिए? नहीं, स्पाइस 2000 असल में एक गाइडेंस किट है जो एक साधारण बॉम्ब को स्मार्ट बॉम्ब में बदल देती है। स्मार्ट बॉम्ब मतलब कैसे? कि छत को भेदते हुए अंदर घुसता है और फिर वहां जाकर फटता है। अरे वाह! इसका मकसद यही होता है कि आसपास के इलाके को कम से कम नुकसान हो, लेकिन टारगेट बिल्डिंग के अंदर बैठे आतंकियों का सफाया हो जाए। लेकिन देखिए, यहीं से ना मॉडर्न वॉरफेयर की एक बिल्कुल नई जंग शुरू होती है, नैरेटिव की जंग। वो तो है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों की कहानियां एकदम 180 डिग्री अलग थी। हाँ, हमारे सोर्सेज में भी ये कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स बहुत साफ दिखते हैं। हाँ, अगर हम भारतीय पक्ष को देखें तो भारत के अनुसार ये एक गैर सैन्य एहतियाती कार्रवाई थी, मतलब प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और भारत का दावा था कि इस हमले में 200 से 350 आतंकी मारे गए और वो कैंप पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी पक्ष का नैरेटिव बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके रडार ने भारतीय विमानों को पकड़ लिया था और उन्हें खदेड़ दिया। हाँ, और उनका कहना था कि भारतीय विमानों को हड़बड़ी में अपने बम एक खाली जंगल में गिराने पड़े, जिससे सिर्फ कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचा और कोई हताहत नहीं हुआ। मामला सिर्फ दोनों देशों तक नहीं रुका।
पश्चिमी राजनयिकों, रॉयटर्स जैसी इंटरनेशनल एजेंसियों और सैटेलाइट इमेजिंग रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि बॉम्बों का निशाना चूक गया था। प्लैनेट लैब्स और एएसपी की वो सैटेलाइट तस्वीरें मुझे याद हैं। उन तस्वीरों में तो बिल्डिंग्स एकदम सही सलामत दिख रही थी। ये तस्वीरें देखकर तो कोई भी कहेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या आसमान से ली गई तस्वीरें भी झूठ बोल सकती हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीक के अंदर जाना होगा। जो तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था वो ऑप्टिकल इमेजरी थी। मतलब एक नॉर्मल फोटो। हाँ, आसमान से खींची गई एक नॉर्मल हाई रेजोल्यूशन फोटो। लेकिन भारतीय वायुसेना जिस डेटा के आधार पर तबाही का दावा कर रही थी वो सिंथेटिक एपर्चर रडार या SAR इमेजरी थी। ये SAR इमेजरी नॉर्मल फोटो से अलग कैसे होती है? SAR इमेजरी धरती का एक हाईटेक 3D एक्सरे है। ऑप्टिकल कैमरे बादलों या खराब मौसम में काम नहीं करते, लेकिन SAR रडार बादलों के पार देख सकता है। अच्छा, तो मौसम का कोई असर नहीं होता इस पर? बिल्कुल, और ये बिल्डिंग की बनावट में आए माइक्रोस्कोपिक बदलावों को भी पकड़ लेता है। भारतीय अधिकारियों का कहना था कि SAR डेटा साफ दिखाता है कि स्पाइस बॉम्बों ने छतों में छोटे सुराख किए और अंदर तबाही मचाई, जो बाहर से नॉर्मल कैमरे में नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे एक ही पेंटिंग को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा हो। एक को सिर्फ कुछ टूटे हुए पेड़ दिख रहे हैं और दूसरा रडार के डेटा में तबाही देख रहा है। आज के समय का युद्ध वाकई दो मोर्चों पर लड़ा जाता है, आसमान में फाइटर जेट्स के साथ और जमीन पर नैरेटिव और सैटेलाइट तस्वीरों के साथ। और बालाकोट की एयर स्ट्राइक ने भले ही नैरेटिव की एक नई जंग छेल दी हो, लेकिन जमीन पर इसका सीधा परिणाम ये हुआ कि अगले ही दिन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं। 27 फरवरी का वो दिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हाँ, आसमान में डॉग फाइट शुरू हो गई। डॉग फाइट यानी हवा में फाइटर जेट्स की आमने सामने की लड़ाई। इसी दौरान भारत का एक MiG-21 विमान गिर गया और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया, जिन्हें बाद में 1 मार्च को शांति के संकेत के रूप में रिहा कर दिया गया था। लेकिन यहां भी विवादित दावे खत्म नहीं हुए। भारतीय वायुसेना ने रडार डेटा के आधार पर दावा किया कि अभिनंदन ने गिरने से पहले पाकिस्तान का एक F-16 विमान मार गिराया था। लेकिन फिर अमेरिकी रक्षा विभाग के कुछ दावे लीक हुए, जिनके अनुसार पाकिस्तान के सभी F-16 विमान सुरक्षित थे। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में जहां आसमान से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे पर सर्विलांस है, वहां दो देश एक ही हवाई युद्ध की दो बिल्कुल विपरीत कहानियां कैसे बता सकते हैं। और इन्हीं सब अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही दुखद दुर्घटना भी हुई, फ्रेंडली फायर की दुर्घटना। ओह हाँ, कश्मीर में भारत का ही एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसे गलती से भारतीय एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने ही मार गिराया था। इस तथ्य को सरकार ने महीनों बाद आधिकारिक रूप से स्वीकार भी किया। इस दुर्घटना में हमने 6 वायु सैनिक और एक नागरिक की जान गंवा दी। मैं हमेशा सोचता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज के एडवांस रडार सिस्टम में अपनी ही मिसाइल अपने हेलीकॉप्टर पर कैसे चल गई? मिलिट्री साइंस में इसे फॉग ऑफ वॉर या युद्ध का भ्रम कहते हैं। फॉग ऑफ वॉर? हाँ, देखिए, जब एयर स्पेस में डॉग फाइट चल रही हो, जैमिंग की वजह से कम्युनिकेशन टूट रहा हो और ऑपरेटर के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड का समय हो, तो उस चरम तनाव में सिस्टम और इंसान दोनों से ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं। समझ सकता हूं। युद्ध कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। खैर, इन कूटनीतिक और सैन्य झटकों के बाद जब धूल बैठी तो सवाल ये उठा कि हमने इस घटना से क्या सीखा और उन 40 जवानों की शहादत को कैसे सहेजा गया। इसके लिए हमें 1 साल आगे जाना होगा। 14 फरवरी 2020 को लेथपोरा कैंप में 40 शहीदों के सम्मान में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। इस पर जवानों के नाम, उनकी तस्वीरें और CRPF का ध्येय वाक्य अंकित है। हाँ, सेवा और निष्ठा। लेकिन इस स्मारक के पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत ही भावुक कर देने वाली है। आप उमेश गोपीनाथ जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। महाराष्ट्र के उमेश गोपीनाथ ने अपनी गाड़ी से 61,000 किलोमीटर की यात्रा की। वो हर एक शहीद के घर गए, वहां से मिट्टी इकट्ठा की और उसे एक कलश में रखकर CRPF को सौंपा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर था। सोचिए, देश के अलग अलग राज्यों से 40 अलग अलग घरों से लाई गई मिट्टी जब एक कलश में मिलती है तो वो ये साबित करती है कि हमारी जड़ें भले ही अलग अलग हों, लेकिन हमारा दर्द और हमारी राष्ट्रीयता एक ही है। बहुत सही कहा आपने। और इस शहादत ने सुरक्षा नीतियों में भी बड़े बदलाव किए। जैसे कि इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने जवानों को हवाई मार्ग से यात्रा करने की अनुमति दे दी और जवानों के वाहनों को बुलेट प्रूफ करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। तो कुल मिलाकर 14 फरवरी का दिन देशभक्ति, बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। भारत अपने वीरों की कुर्बानी कभी नहीं भूलता। बिल्कुल।
और साथ ही ये भी सिखाता है कि सूचनाओं की बाढ़ में क्रिटिकल थिंकिंग कितनी जरूरी है। एकदम सही। अब शहीदों की यादों को समेटते हुए हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे सोर्सेस के आधार पर एक बहुत ही चौंकाने वाला, मतलब एक नया विचार मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। वो क्या है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट है। उसके अनुसार इस पुलवामा हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों को बनाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर जैसी चीजें अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदी गई थीं। हाँ, ये आज की इंटेलिजेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे हम ड्यूल यूज गुड्स कहते हैं। ड्यूल यूज गुड्स मतलब जिनका इस्तेमाल आम चीजों में भी हो सकता है? बिल्कुल, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल पेंट बनाने में होता है। आप इसे पूरी तरह बैन नहीं कर सकते। लेकिन आतंकवादी इसका इस्तेमाल बम की ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यही तो बात है। जब कोई अपने फोन पर एक नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में विस्फोटक का हिस्सा ऑर्डर कर रहा हो, तो खुफिया एजेंसियों के लिए उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन अनजाने में आतंकवाद को रोकने के काम को और भी ज्यादा जटिल और खतरनाक बना दिया है। टेक्निक दोनों तरफ काम करती है। सही बात है। अगली बार जब आपका पैकेज एक दिन में डिलीवर हो तो सोचिएगा जरूर कि यही सप्लाई चेन अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या हो सकता है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप ड्राइव को हम यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ